हेलो एवरीवन। आज अपन लोग देखो, नया पढ़ने से पहले अपन देखते हैं पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में अपन ने देखा कि कंट्रोल रेलेवेंट अपन ने देख लिया कौन से होते हैं। रेलेवेंट होने के बाद अपन को समझना है इसको, तो समझने के अंदर सबसे पहला काम आता है कंट्रोल का डिज़ाइन समझना। उसके बाद डिज़ाइन के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। दो चीज़ होती है, एक डिज़ाइन एक इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है एग्जिस्ट कर रहा है और यूज़ में आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और यूज़ में आ रहा है। ठीक है, एंटिटीज यूजिंग इट, एंटिटी से यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल एग्जिस्ट करे और यूज़ में आए उसे इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। डिज़ाइन का मतलब होता है बनाना कंट्रोल को, लेकिन इसने डिज़ाइन का मतलब नहीं समझाया अपन को। इसने बोला डिज़ाइन को इवेल्यूएट करने का मतलब होता है क्या कंट्रोल कैपेबल है पीडीसी करने के लिए, क्या कंट्रोल पीडीसी करने के लिए कैपेबल है, ये चेक करने को डिज़ाइन को इवेल्यूएट करना बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसे इवेल्यूएट करते हैं, डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन? डिज़ाइन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर डिज़ाइन ही खराब है, मतलब कंट्रोल इम्प्रॉपरली डिज़ाइन है, तो ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानी जाती है। ठीक है, तो इम्प्रॉपरली डिज़ाइन कंट्रोल सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानी जाती है। उसके बाद कैसे करते हैं अपन? इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्पेक्शन करते हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम से ट्रेस करते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग करते हैं। चलो, फिर अपन ने देखा कि इंक्वायरी अकेली काफ़ी नहीं होती। फिर अपन ने देखा कि कंट्रोल की अगर तुमने अंडरस्टैंडिंग ली तो सफिशिएंट नहीं होता उसको टेस्ट करने के लिए, जब तक कि कोई ऑटोमेशन ना हो, क्योंकि ऑटोमेशन कंसिस्टेंसी बताता है ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है, ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है ऑटोमेशन। ठीक है, तो ऑटोमेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑटोमेशन नहीं है तो कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट नहीं होती टेस्ट करने के लिए। फिर एग्जाम्पल में बताया कि अगर हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ऑडिट एविडेंस मिल गया कि वो हर टाइम पे इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। अगर हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है किसके बारे में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमें एविडेंस मिल गया कि इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है एट अदर टाइम। एक टाइम का इम्प्लीमेंटेशन का एविडेंस, एक टाइम पर तुमने इम्प्लीमेंटेशन में जो एविडेंस ऑब्टेन किया वो अदर टाइम का क्या नहीं बताता कि अदर टाइम पे कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, ये एविडेंस नहीं होता है। ठीक है, जो एविडेंस तुम ऑब्टेन करते हो इम्प्लीमेंटेशन का वो एक टाइम के लिए है तो एक टाइम के लिए ही होगा मैनुअल का। वो एविडेंस ऐसा नहीं होता जो उसके लिए भी काम कर जाए कि अदर टाइम पे भी कंट्रोल क्या कर रहा है, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है, उसका सबूत नहीं होता ये। ठीक है, यानी अगर मैं क्लास में आके बच्चों को चेक करके गया, टीचर को देखा कि बच्चे को बराबर एग्जाम हो रहा है, टीचर बराबर ध्यान रख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं क्लास के बाहर जाऊँगा तब भी वही चलेगा सेम जैसे मैं अभी चेक करके गया, क्योंकि मैनुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब मैनुअल में सिंपल सी भाषा में कंसिस्टेंसी नहीं होती। फिर हमने देखा कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको क्या देना पड़ता है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 का अंदर पढ़ा मैनेजमेंट के जजमेंट, फ्रॉड और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये 3 चीज़ अपन ने पढ़े। ठीक है, मैनेजमेंट का जजमेंट, मैनेजमेंट का फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये 3 चीज़ अपन चैप्टर 1 की पढ़े। इस चैप्टर के अपन पढ़े चेंज और कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये आ गया रिस्क ऑफ फ्रॉड, ये आ गया चेंजेस, ये आ गया कॉम्प्लेक्सिटी, ये आ गया सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन, और ये आ गया सब्जेक्टिविटी किसके अंदर, मेजरमेंट के अंदर, जिसके अंदर वो होता है क्या बोलते हैं, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, याद रखना मेजरमेंट के अंदर सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। चलो, उसके अंदर उसके बाद अपन ने पढ़ा वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है सिग्निफिकेंट, ठीक है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, जिसे अनयूजुअल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी, अब यहाँ से 3 चीज़ को हमें समझाएगा। सिग्निफिकेंट रिस्क जो होता है वो 2 चीज़ से रिलेटेड होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क 2 चीज़ से रिलेटेड होता है, वो इस टॉपिक में बोलता है। इस वाले टॉपिक में बताया कौन से रिस्क को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देना है। उसके बाद बोला जो सिग्निफिकेंट रिस्क है वो 2 चीज़ से रिलेटेड है। कौन सी चीज़ से रिलेट करता है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन एंड जजमेंटल मैटर। नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को अनयूजुअल ट्रांजैक्शन बोला है इसने। ठीक है, नॉन रूटीन को अनयूजुअल बोला है, क्यों, उसकी साइज या नेचर की वजह से, और वो कैसा होता है, इनफ्रीक्वेंट होता है। ठीक है, इनफ्रीक्वेंटली अकर होता है। ठीक, तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को इसने अनयूजुअल बताया है। नॉन रूटीन अनयूजुअल है, साइज और नेचर की वजह से, और इनफ्रीक्वेंट है, इनफ्रीक्वेंटली अकर होता है।
जजमेंटल मैटर को इसने बोला है कि जजमेंटल मैटर के अंदर इन्वॉल्व होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट, बस जजमेंटल मैटर में इंक्लूड होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। नॉन रूटीन को इसने अनयूजुअल बोला है साइज नेचर की वजह से, और इनफ्रीक्वेंट बोला है, अनयूजुअल बोला है और इनफ्रीक्वेंटली अकर बोला है साइज और नेचर की वजह से। जजमेंटल मैटर को इसने अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला है कि जजमेंटल मैटर का मतलब, जजमेंटल मैटर वो होते हैं इसमें इंक्लूड होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट रिस्क को इसने इनहेरेंट रिस्क, वो वाला इनहेरेंट रिस्क बोला है जिसका लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल स्टेप, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क को इसने वो बोला है लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। तो इसने यहाँ पर क्या बोला कि सिग्निफिकेंट रिस्क रिलेट करता है दो चीज़ से, पहला नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन और दूसरा जजमेंटल मैटर, रिलेट करने की बात करता है। पहली बात होती है रिलेट वाली, दूसरी बात करता है कि जो नॉन रूटीन है उसे अनयूजुअल बोला है, इनफ्रीक्वेंटली अकर बोला है ड्यू टू साइज नेचर की वजह से। जजमेंटल मैटर का अंदर इन्वॉल्व होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। और सिग्निफिकेंट रिस्क को इसने बोला है वो इनहेरेंट रिस्क जिसका लाइक्लीहुड मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिस्क रिलेट करता है दो चीज़ से, फिर पहली चीज़ ली उसे समझाया, फिर जजमेंटल मैटर लिया उसको समझाया, फिर लास्ट में सिग्निफिकेंट रिस्क को लिया, तीन चीज़ समझा रहा है इसमें, ठीक है। तो रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट फ्रॉड आ गया, रिलेटेड पार्टी है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसने क्या किया, अब ऊपर दो चीज़ ली थी इसने, सिग्निफिकेंट रिस्क दो चीज़ से रिलेट करता है, एक नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन और एक जजमेंटल मैटर। तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा हो, इन्फॉर्मेशन के डेटा के प्रोसेसिंग और कलेक्शन के लिए डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग में मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा हो, मैनेजमेंट इंटरवेंशन ज़्यादा हो, मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा हो, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स, ये याद रखने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा हो, मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, और लास्ट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन ही समझा रहा है अपन को, और लास्ट में लिखता है नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन जिस पर मैनेजमेंट कंट्रोल लगाना मैनेजमेंट के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है, जिस पर कंट्रोल लगाना डिफिकल्ट। चलो फिर बोलता है कि जजमेंटल मैटर क्या होते हैं। तो हमने देखा जजमेंटल मैटर होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसका एग्जाम्पल पढ़ा था जजमेंट अबाउट फेयर वैल्यू, जजमेंट अबाउट फेयर वैल्यू। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 आज का टॉपिक, इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब अपन को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवेल्यूएट करना है, ठीक है। इवेल्यूएशन का मतलब रिव्यू करना है, रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये बोलता है यहाँ पर कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अपन इवेल्यूएट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर अपन तो इवेल्यूएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को तभी जाके अपन क्या बना पाएंगे, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। यानी अपन ने प्लानिंग के अंदर पढ़ा था ऑडिट प्लानिंग होती है, प्लानिंग। तो ऑडिट की प्लानिंग किस पे डिपेंड है, इंटरनल कंट्रोल के इवेल्यूएशन पे, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इवेल्यूएशन, इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम पे, इंटरनल कंट्रोल के इवेल्यूएशन पे, ठीक है। समझ गए बात। इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूएट करोगे ही नहीं, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब वो सही तो है ना, डिज़ाइन तो सही है उसकी, इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव है या नहीं है उसका। जब यही पता नहीं होगा, ठीक है, तो प्लानिंग कर नहीं पाओगे, ऑडिट प्रोग्राम बना नहीं पाओगे। तो ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट होता है इंटरनल कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग के बाद। ये एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, ठीक है, इनसेपरेबल पार्ट, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल को समझना और प्रोग्राम बनाना कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, कोई सेपरेट चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। और तुम्हें पता है कि इंटरनल कंट्रोल के अंदर जब अपन इंटरनल कंट्रोल समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इवेल्यूएट कर रहे हैं, दो चीज़ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड और इवेल्यूएट। तो अपन कौन से स्टेज में चल रहे हैं, अभी प्लानिंग स्टेज में चल रहे हैं, अभी एग्जीक्यूशन थोड़ी आया है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है प्लानिंग से ही जुड़ा हुआ है। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग किससे जुड़ी हुई है, प्लानिंग स्टेज का ही तो पार्ट है, वो प्लानिंग स्टेज का ही पार्ट है, इंडिस्पेंसेबल नहीं है, सेपरेट फंक्शन नहीं है कोई, ठीक है, इनसेपरेबल पार्ट है। आई बात समझ में, इनसेपरेबल पार्ट है, इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, ठीक है, ऑब्वियस बात है ना। तो इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग और इवेल्यूएशन, इवेल्यूएशन का मतलब रिव्यू करना, कंट्रोल को देखना, चेक करना, रिव्यू करना उसको। इवेल्यूएशन मतलब कंट्रोल को
रिव्यू करना है। ठीक है, ये ऑडिट प्रोग्राम का इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। ऑडिटर को इवैल्यूएशन में क्या देखना होता है कि जो कंट्रोल सिस्टम है वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है क्या, इसके लिए रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है। सिंपल सी बात, इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएशन में रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि सिस्टम क्या है, एडिक्वेट है क्या। ठीक है, बस ये देखना होता है। तो इसने यहाँ अकाउंटिंग सिस्टम नाम लिखा है, क्यों? क्योंकि हमें पता है इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं किसके ऊपर, अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है तुम लोगों ने, हाँ पढ़ा है 1 में, बताओ क्या, बताओ। तुम लोगों ने एक पढ़ा है रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, कवरेज के बाद रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी के अंदर अपन ने पढ़ा है कि इन्फॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट बेसिस होना चाहिए। ठीक है, अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किससे प्रिपेयर होती है, अकाउंटिंग सिस्टम्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, इन्फॉर्मेशन आती है अकाउंटिंग सिस्टम से, सिस्टम पे लगा होता है। हाँ, ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है अकाउंटिंग सिस्टम की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, इन्फॉर्मेशन देता है हमें अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम पे लगा होता है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, याद आई ना बात। तो ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था अपन, तो ये वही कह रहा है, अकाउंटिंग सिस्टम वर्ड यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसीलिए तुमने देखा था रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी के अंदर तुम क्या पढ़ते थे कि इंटरनल कंट्रोल के को रिव्यू करना है। अरे यार वो ये देखो, ये रहा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। ऑडिटर मेक अ जजमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय मेकिंग स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ। मैं तुम्हें कहा था इंटरनल सिस्टम की, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, एंड इंटरनल कंट्रोल एंड बाय कैरिंग आउट एप्रोप्रिएट टेस्ट इंक्वायरीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, चलो अब अकाउंटिंग सिस्टम एडिक्वेट है क्या, इसका क्या ऑब्टेन करना है, रीजनेबल एश्योरेंस। कैसे ऑब्टेन करोगे उसको, इवेल्युएट कर। इवेल्यूएशन के बारे में 2 चीज़ पढ़ी। पहला, इवेल्यूएशन इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, और इवेल्यूएशन हमें क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस। इवेल्यूएशन करके हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है। ठीक है, चलो उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखा है डेट ऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी विच शुड बी रिकॉर्डेड। जितनी भी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड होना चाहिए था वो रिकॉर्ड हुई क्या। ठीक है, ये अपन चेक करते, जो भी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड होना चाहिए था रिकॉर्ड हुई क्या, कोई ज़्यादा तो नहीं हो गई, कोई कम तो नहीं हुई, ओमिशन तो नहीं है। ठीक है, चलो बेनिफिट क्या है इवैल्यूएशन का। अब मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करूँगा कि भाई इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, तो उस केस में ऑडिटर चेक करता है ना, इवैल्यूएट करता है। अपन ने देखा इंक्वायरी वगैरह करके, ये सब करके। अब एक बार मुझे पता पड़ा सिस्टम ये, मतलब पहले तो एंटिटी मेरे को बताता है ये सिस्टम हमने लगाया है, ये है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। एंटिटी बोलता है ये लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसा पासवर्ड है ये है, तो फिर मैं चेक करता हूँ कि वैसे ही काम हो रहा है नहीं हो रहा, वो पासवर्ड बराबर यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, ये पासवर्ड किसी और के पास तो नहीं है। ठीक है, और क्या पासवर्ड से खुलता है क्या, या ऐसे ही पासवर्ड से शो के लिए बना रखा है, पासवर्ड कुछ काम ही नहीं करता, कोई भी कि अपन कोड डाल देते, कोई भी की डाल देते, अपन खुल जाता है वो। ठीक है, तो कैसे काम कर रहा है सिस्टम, और कोई दूसरा आके एंट्री वगैरह चेंज तो नहीं करता, तो जो सिस्टम बना हुआ है अच्छे से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अपन ये चेक करते हैं, इसमें इवेल्यूएट करते हैं। तो इवेल्यूएट करने के फ़ायदे क्या है, इवेल्यूएट करने से पता पड़ता है सिस्टम एडिक्वेट है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, सिस्टम में कुछ कमी तो नहीं है, तो बोलता है ये कि सिस्टम एडिक्वेट है या नहीं है, पता पड़ता है। वेदर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन यूज़ और ऑपरेटिंग। ठीक है, क्या एडिक्वेट सिस्टम यूज़ में है क्या। ठीक है, तो क्या सिस्टम एडिक्वेट है क्या सिस्टम वीक तो नहीं है।
ऊपर बोलता है क्या सिस्टम एडिक्वेट है, क्या वीक तो नहीं है या एक्सेसिव तो नहीं है, मतलब कम तो नहीं है और ज़्यादा भी नहीं लगा रखा, बहुत ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगाने के चक्कर में वो कंट्रोल को अच्छे से ऑपरेट करने में दिक्कत आती है। तो कभी कभी ऐसा ना हो कि एक्सेसिव कंट्रोल लगा रखा हो, ये भी होगा वो भी होगा, इतना घुमा रखा है, कॉम्प्लेक्स कर रखा है, ठीक है। सिंपल ट्रांजैक्शन को कंट्रोल लगा लगा के कॉम्प्लेक्स बना दिए, मतलब ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनल कंट्रोल वीक तो नहीं है, एक्सेसिव तो नहीं है, ठीक है, यानी इंटरनल कंट्रोल वीक तो नहीं है। फ्रॉड और एरर के चांसेस है क्या, चांसेस ऑफ वेदर एरर और फ्रॉड आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स, क्या फ्रॉड और एरर के चांसेस है क्या, अगर वीक होगा तो फ्रॉड और एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। और अगर वीक है तो क्या हमें कुछ सजेशन देना है क्या, या हम कुछ सजेशन दे सकते हैं क्या, वेदर सम वर्थ वाइल सजेशन कैन बी गिवन टू इम्प्रूव द कंट्रोल सिस्टम, क्या कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन दे सकते हैं क्या। ये सब इवैल्यूएशन के बाद होगा, इवैल्यूएशन की वजह से होगा, इवैल्यूएशन के बेनिफिट है। जब कंट्रोल इवैल्यूएट होगा ही नहीं तो कैसे पता पड़ेगा एडिक्वेट है या नहीं है, कैसे पता पड़ेगा वीक है या नहीं है, कैसे पता पड़ेगा सजेशन देना है या नहीं देना। तो हर चीज़ किससे पता चलती है, इवैल्यूएशन से पता चलती है। तो इवैल्यूएशन का बताएगा कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं है, क्या कंट्रोल वीक है क्या या एक्सेसिव है, वीक का मतलब क्या फ्रॉड एरर के चांसेस है क्या हमें कुछ सजेशन देना है क्या, ठीक है। एडुकेट है क्या, वीक है क्या, वीक का मतलब फ्रॉड एरर वाला है क्या हमें कोई सजेशन देना है क्या इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। हो गए 4 पॉइंट। इसके बाद समझ में आ रही है बातें, कुछ समझाने की जरूरत है, एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, क्या एग्जाम्पल लेके बताओ वीक का मतलब क्या होता है, नहीं ना। उसके बाद अब 3 लोगों का काम लेते हैं, एक इंटरनल ऑडिट वालों का, एक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इफेक्टिव है क्या, इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इफेक्टिव है क्या, और क्या मैनेजमेंट का काम इफेक्टिव है क्या है मैनेजमेंट स्टार्टिंग इज फंक्शन, क्या मैनेजमेंट का फंक्शन जो मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है वो इफेक्टिव है क्या। सो फार कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसैक्शन से रिकॉर्डिंग से मतलब है हमें, ठीक है। अब इन तीनों को समझते हैं। चलो सबसे पहला, क्या इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है क्या, मतलब इंटरनल ऑडिट मैंने तुम्हें पहले बताया था, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो होता है, इंटरनल ऑडिट जो ऑडिटर जो होता है, ठीक है, मतलब जिस कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर रख रखा है इंटरनल ऑडिट के लिए, तो इंटरनल ऑडिट अपने आप में ही, इंटरनल ऑडिट फंक्शन अपने आप में ही क्या है, एक इंटरनल कंट्रोल है ना। और वो चेक करते रहते हैं, वो सारा काम करते हैं जो ऑडिटर कर रहा है, रिस्क असेसमेंट करते हैं, सब करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वर्कर वगैरह धर के रहता है यार, मैं कुछ फ्रॉड करूँगा, एरर करूँगा, मतलब फ्रॉड करूँगा मैं कुछ, तो ये लोग पकड़ लेंगे, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं इनकी वजह से। तो ये अपने आप में क्या है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक इंटरनल कंट्रोल है, समझ गए बात। तो क्या ये लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं क्या, तो ये इंटरनल कंट्रोल में ही आ गया। अलग से एक पॉइंट बना रखा है बड़ा करने के लिए, मतलब बेनिफिट के अंदर ये बता रखा है कि जब इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूएट करते हैं ना, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि इनका इवेल्यूएशन भी हो जाता है, ये पता पड़ जाता है ये अपना काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना, इंटरनल ऑडिट वालों के बारे में पता पड़ जाता है इंटरनल कंट्रोल के इवेल्यूएशन में, समझ गए। तो इसको क्यों इवेल्यूएट कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है, एक ऑडिट के काम की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है अपन को, आगे बढ़ेंगे इसका पूरा ऐसे आएगा, ठीक है। चलो दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इफेक्टिव है क्या वीक तो नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अभी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एक एग्जांपल दे रखा है तुम्हें, अगर मान लो वर्कर के रिक्रूटमेंट और एनरोलमेंट पे कंट्रोल वीक है, तो डमी वर्कर शो कर रखे होंगे इन लोगों ने। अब डमी वर्कर को वेजेस दे देंगे, तो वो वेजेस तो मैनेजमेंट के पास जाएगा, क्योंकि वर्कर तो है ही नहीं, सब मिल बांट के खा रहे हैं, है ना। शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, वो बेचारा बर्बाद हो रहा है, ये लोग मज़े कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर रिक्रूटमेंट और एनरोलमेंट पे कंट्रोल वीक है, तो डमी वर्कर क्रिएट कर देंगे, डमी वर्कर क्रिएट कर देंगे तो वर्कर तो है ही नहीं, मगर वेजेस तो कंपनी दे रही है, तो वेजेस वर्कर को तो जा नहीं रहा, किसको जा रहा है, फिर इन लोगों को जा रहा है ना, ये फ्रॉड है। तो लिखा हुआ है डमी वर्कर के लाइवलीहुड बढ़ जाएंगे, लाइवलीहुड ऑफ डमी नेम्स बीइंग इंक्लूडेड इन द वेज शीट एंड दिस इज रेलेवेंट फॉर द ओनर, ठीक। उसके बाद 2 लोग हो गए,
इंटरनल कंट्रोल हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। अब मैनेजमेंट का फंक्शन, क्या मैनेजमेंट का फंक्शन एडिक्वेट है क्या? क्या इंटरनल ऑडिट इफेक्टिव है क्या? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इफेक्टिव है क्या? क्या मैनेजमेंट का फंक्शन इफेक्टिव है क्या? कौन सा फंक्शन? सो फार एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंसर्न, जहाँ तक करेक्ट रिकॉर्डिंग की बात है तो क्या मैनेजमेंट इसको लेके बहुत ध्यान देता है क्या? क्या मैनेजमेंट इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्या कि रिकॉर्डिंग करेक्ट तो हो रही है, कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या उनका चेक करने का कोई सिस्टम है क्या? जब सारी एंट्री होती है तो कोई बंदा उसको चेक भी करता है क्या? ठीक है, तो मैनेजमेंट कितना ज़्यादा कंसर्न है करेक्ट रिकॉर्डिंग से लेकर। आई बात समझ में? आज जैसे हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अब वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद इसे अपलोड किया जाता है, अपलोड करने के बाद नाम दिया जाता है इसको, टॉपिक जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, फिर नाम देने के बाद जो जिसकी वीडियो है उसके फोल्डर में जाती है, उस चैप्टर में जाती है। हाँ, तो क्या वीडियो को बराबर नाम दिया गया क्या? क्या पहली बात वो अपलोड हुई क्या? क्या उसको नाम प्रॉपर दिया गया क्या? क्या जिस फोल्डर में जानी चाहिए उसमें ही गया क्या, या इधर उधर जा रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी, ऐसे इसमें गलती नहीं होगी जब हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे इससे रिलेटेड। मतलब एक बार हर टीचर अपनी वीडियो चेक कर रहा है बराबर, हाँ टॉपिक सही है, सही फोल्डर में गया, तो गलती नहीं होगी। मतलब हो भी गई होगी, एरर हुआ भी होगा, तो एरर को डिटेक्ट भी कर लेंगे और करेक्ट भी कर लेंगे, मतलब पीडीसी हो जाएगा। समझो ना बात? तो ये लोग अगर कंसर्न है, किससे कंसर्न है? सो फार रिलेटेड टू करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये लोग अपना फंक्शन कैसे कर रहे हैं? तो मैनेजमेंट का फंक्शन एडिक्वेट है क्या? कौन सा वाला फंक्शन? सो फार एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंसर्न, जहां तक किसकी बात है? करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन की बात। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज़ समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, अभी जो मैंने लाइन बोली कि जैसे मेरी कोचिंग है, मेरे यहाँ पर वीडियो अपलोड होती है, ये होता है, वीडियो डाली जाती है, ठीक है, उस पर टॉपिक डाला जाता है, सही फोल्डर में डाली जाती है, तो क्या अपलोड हुई क्या? क्या टॉपिक सही डला क्या? क्या सही फोल्डर में डली क्या? अगर ऑडिटर आया ऑडिट करने तो उसको इससे मतलब होगा इस प्रोसेस से? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ऑपरेशन से रिलेटेड जो कंट्रोल होता है उससे ऑडिटर को मतलब, हाँ, अगर ये कंट्रोल ऐसा होता जो किससे रिलेटेड होता? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता। ऑपरेशन के भी कुछ कंट्रोल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते, तो फिर मतलब होगा। ठीक है, जैसे वर्कर की वेज शीट में सारे वर्कर बराबर होने चाहिए, है ना? इससे मतलब है ना अपन को कि बराबर अटेंडेंस है, उसका जितने दिन वो आया उसके हिसाब से उसको पे मिल रहा है, इससे मुझे मतलब है, क्योंकि इससे वेजेस इफेक्ट होगा। तो ये है तो ऑपरेशन, मगर मुझे इससे मतलब है। ठीक है, और तुम एक चीज़ और देखो, तुम लोग ऊपर पढ़ के आए थे कि इंटरनल कंट्रोल को कौन सा हमारे लिए रिलेवेंट है, उसके लिए डिपेंड करता है मटेरियलिटी, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, ठीक है, उसके बाद है ना नेचर ऑफ एंटिटी, साइज ऑफ एंटिटी। ठीक है, अब साइज अगर बड़ी है तो वर्कर ज़्यादा होंगे, तब मुझे इससे मतलब है वेज पे लगे हुए कंट्रोल पे, वेज शीट वगैरह ये सब पूरा जो कंट्रोल लगा हुआ है, ठीक है, लेबर के ऊपर, तो उससे मुझे मतलब है कि भाई इनका अटेंडेंस कैसा है, ये बराबर आते हैं तो कैसे मतलब छुट्टियाँ करते हैं, तो फिर इनको छुट्टी का पे काटा जाता है या नहीं काटा जाता। ठीक है, रूल के हिसाब से पे किया जाता है नहीं किया जाता, ज़्यादा तो पेमेंट नहीं हो रहा, कम पेमेंट तो नहीं दिखा रखा, ठीक है, या पेमेंट कम दे रहे हैं दिखा ज़्यादा रखा है, ऐसा तो नहीं हो रहा, तब मुझे उससे मतलब है। अब साइज़ अगर छोटी है तो मुझे मतलब उस कंट्रोल से मतलब नहीं। ये अपन ने रेलेवेंट के अंदर पढ़ा, समझ गया ना? तो रेलेवेंट साइज ऑफ एंटिटी पे डिपेंड होता है, नेचर पे डिपेंड होता है। ठीक है, चलो वापस नहीं जाते। अपन लोग पढ़े 4 और 3 7 चीज़, 4 चीज़, क्या कंट्रोल एडिक्वेट है क्या वो वीक तो नहीं है, मतलब फ्रॉड एरर के चांस तो नहीं है, और अगर वो है तो क्या मुझे कोई सजेशन दे सकता हूँ क्या मैं? ठीक है, अब 4 हो गए, क्या कंट्रोल एडिक्वेट है क्या वीक तो नहीं है, वीक का मतलब चांसेस तो नहीं है फ्रॉड और एरर के, ठीक है, तो क्या मैं सजेशन दे सकता हूँ क्या? कुछ 3 पार्टी ले लो, इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है, इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इफेक्टिव है क्या? ऑपरेशन इफेक्टिव ऑपरेट हो रहा है क्या? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अच्छे से चल रहा है क्या? इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है क्या? और क्या मैनेजमेंट फंक्शन इफेक्टिव कर रहा है क्या मैनेजमेंट? ठीक है, सो फार एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन आर कंसर्न, जहाँ तक करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन की बात है। ठीक है, अब हमारे काम की बात कर लेते, ये 2 हमारे काम,
इवेल्युएट करने से हमें पता पड़ जाएगा हमें क्या क्या एग्जामिनेशन करना है, कितने हद तक करना है, हमें एग्जामिनेशन का एक्सटेंट पता पड़ जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन दैट ही नीड्स टू कैरी आउट इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ अकाउंट। तो हमें अलग अलग एरिया में कितने हद तक एग्जामिनेशन करना है वो कंट्रोल के इवेल्युएशन से पता पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कंट्रोल वीक है कहीं पे, तो मुझे एग्जामिनेशन ज़्यादा करना पड़ेगा या कम? ज़्यादा। सिंपल बात है, कंट्रोल वीक है तो वहाँ फ्रॉड और एरर के चांस ज़्यादा होंगे, तो एग्जामिनेशन भी सिंपल बात है, रिस्क ज़्यादा तो एग्जामिनेशन ज़्यादा, है ना। इवेल्युएशन से पता पड़ जाएगा एग्जामिनेशन ज़्यादा करना है कम करना है। इवेल्युएशन से पता पड़ जाएगा कि कौन सी ऑडिट टेक्निक एप्रोप्रिएट है, ठीक है, कौन सा ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना है गिवन सर्कमस्टेंसेस में, है ना। तो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने से पता पड़ जाएगा कि एग्जामिनेशन कितने एक्सटेंट तक करना है अलग अलग एरिया में, और एप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक कौन सी है, व्हाट वुड बी एप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में, गिवन सर्कमस्टेंसेस में कौन सी टेक्निक और कौन सा प्रोसीजर एप्रोप्रिएट, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए मेरे काम के, मुझे अपना काम पता पड़ जाएगा, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल चेक करने से इंटरनल कंट्रोल की कमी पता पड़ जाएगी, मैनेजमेंट को बनाने वालों की कमी पता पड़ जाएगी, ठीक है। 2 हो गए, 4 और 7, 4 और 3 7, ठीक है। 2 मेरे काम मुझे पता पड़ जाएंगे, ठीक है। 7 और 2 9, ये 9 हो गए, ठीक है। और देखो क्या बच रहा है, और एक बच रहा है वेदर द कंट्रोल एडिक्वेटली सेफगार्ड एसेट। टाइम पास कर रहा है ऐसा मैं लिख दूंगा, वेदर द कंट्रोल एडिक्वेटली सेफगार्ड द एसेट, वेदर द कंट्रोल प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। वेदर द कंट्रोल हेल्प्स इन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑपरेट, वेदर द कंट्रोल इज इफेक्टिव फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन, क्या बोलता है यार, हाँ, फॉर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ये तो सारे ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं अपन, मस्ती कर रहा है। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट ले लिए, तो क्या सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट एडिक्वेटली हो रहा है क्या कंट्रोल से? कंट्रोल एडिक्वेटली सेफ गार्ड दी एसेट, क्या कंट्रोल एसेट को एडिक्वेटली सेफ गार्ड कर रहा है क्या? बस एक ऑब्जेक्टिव वाला ले लिया। तो ये होगा अपने 10 पॉइंट। कौन कौन से 10? एक और बच रहा है क्या कुछ? अच्छा हाँ, यही बच रहा है, रिपोर्ट वाला भी आ गया, रिलायबल। हाँ, रिलायबल भी दे दिए, 2 पॉइंट ऑब्जेक्टिव के दे दिए। हाउ रिलायबल द रिकॉर्ड टू द मैनेजमेंट कैन बी। ये मैनेजमेंट को जो रिकॉर्ड वगैरह मिलते हैं वो कितने रिलायबल होते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं हम रिपोर्ट और रिकॉर्ड में? काफ़ी, इतना काफ़ी, इतना काफ़ी, बस। हाउ रिलायबल द रिकॉर्ड कैन बी, ठीक है। रिपोर्ट और रिकॉर्ड कितने रिलायबल है ये पता पड़ जाता है। मतलब कंट्रोल अगर अच्छा कंट्रोल होगा ना, एडिक्वेट कंट्रोल होगा, तो रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी रिपोर्ट की या कम? रिकॉर्ड की, या रिपोर्ट की रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी या कम? ज़्यादा होगी, तो उसकी रिलायबिलिटी पता पड़ जाती है रिकॉर्ड की, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड वगैरह है ना अपने, उसकी रिलायबिलिटी। तो कंट्रोल इफेक्टिव नहीं होता तो रिलायबिलिटी भी कम, कंट्रोल अच्छा है इफेक्टिव है तो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो अपन ने पढ़े क्या कंट्रोल एडिक्वेट है, क्या वीक तो नहीं है, मतलब फ्रॉड एरर के चांस तो नहीं है, अगर है तो फिर क्या सजेशन दें हम उसको, ठीक है। हम मैनेजमेंट को क्या सजेशन, वर्थ वाइल सजेशन, तो हम क्या मैनेजमेंट को सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए। 4 एडिक्वेट है क्या, वीक तो नहीं है, फ्रॉड एरर तो नहीं है, क्या हम उसको सजेशन दे सकते हैं क्या? 3 इनके फंक्शन लिए, इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट एडिक्वेट है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव है क्या मैनेजमेंट का फंक्शन इफेक्टिव है क्या, जो किससे रिलेटेड हो, करेक्ट अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, सो फार कंसर्न विद करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद 3 ये हो गए, 7 2 हमारे काम, हमें कितने एक्सटेंड तक एग्जामिनेशन करना है और कौन सी टेक्निक और प्रोसेस को यूज़ करना है, ठीक है, इन अ गिवन सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद 7 और 2 9, अरे 11 ये तो टोटल। हाँ, एक सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट कर तो रहा है कंट्रोल, और क्या कंट्रोल रिलायबल रिकॉर्ड और रिपोर्ट प्रोड्यूस कर तो रहा है, ठीक है। वेदर कंट्रोल इज प्रोड्यूसिंग रिलायबल और रिलायबल रिकॉर्ड और रिपोर्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो तुम लोग अपनी लैंग्वेज में। तो क्या कंट्रोल रिलायबल और क्या कंट्रोल रिकॉर्ड और रिपोर्ट रिलायबल प्रोड्यूस कर रहा है क्या कंट्रोल रिलायबल रिपोर्ट और रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर रहा है क्या? चलो अब ये बोलता है
Mr. Y, one of the team member of the auditor of Ford and Wade Limited, was very keen in knowing whether the internal control of the company would safeguard the company's asset. क्या इंटरनल कंट्रोल कंपनी के एसेट को सेफगार्ड कर रहा है, ये जानना चाहता है, उसको एडवाइस करो। अगर अपन बोलेंगे अगर तू जानना चाहता है कि सेफगार्ड कर रहा है तो तू कंट्रोल को क्या कर, इवेल्युएट कर, रिव्यू कर। रिव्यू मतलब इवेल्युएट। ये देखो ये लिखा रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, चारों टिक लगा लेना यहाँ पर इवेल्यूशन के नीचे, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन का जवाब तुमने इसलिए दे दिया क्योंकि अपन अभी बेनिफिट पढ़ के आए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा लिखना क्या है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा लिखना क्या है। वैसे तो एग्जाम में इतने लल्लू क्वेश्चन आते नहीं है, मगर ये तुम्हारे लिए लल्लू नहीं कहलाएगा, ये तुम्हारे लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। ये कहाँ बोल रहा है बेनिफिट बताओ इवेल्यूशन के, ये क्या बोल रहा है कि इवेल्यूशन का एक बेनिफिट है सेफगार्ड करना। तो सेफगार्ड कर रहा है नहीं कर रहा कंट्रोल, ये हमें पता लगाना है। मतलब वाई जानना चाहता है, ऑडिटर जानना चाहता है कि क्या कंट्रोल एसेट को सेफगार्ड कर रहा है क्या, तो क्या करें? तो हमने कहा वो कंट्रोल को इवेल्युएट करें। अगर ये जानना चाहता है तो ये इसलिए बता पाया क्योंकि पढ़ के आया जस्ट, इसीलिए कह रहा हूँ। अगर ऑडिट समझने के साथ साथ रटी हुई भी होगी, है ना, रट रखा होगा, तो सेफगार्ड वर्ड आते ही पता पड़ जाएगा। जैसे अकाउंटिंग सिस्टम आते ही पता पड़ गया अपन को कि अकाउंटिंग सिस्टम और वहाँ पढ़ के आए थे चैप्टर नंबर 1 में और लायबिलिटी और सफिशिएंसी में। चीज़ें सारी दिमाग में होगी ना तब जाके लिख पाओगे, चीज़ें दिमाग में नहीं होगी कैसे लिखोगे? अब पता ही नहीं है अकाउंटिंग सिस्टम कहाँ पढ़ के आया है, इंटरनल कंट्रोल कहाँ पढ़ के आया है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, वहीं बता दिया था कि ये पूरा एक प्रोसेस है। इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में, वो देता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उससे बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अपन रूट सीधा बेस पे जाके चेक करते हैं चीज़ों को, बेस पे उसकी। तो अपन शुरुआत करते हैं इंटरनल कंट्रोल से, है ना। वो सही तो सिस्टम सही, सिस्टम सही तो इन्फॉर्मेशन सही, इन्फॉर्मेशन सही तो फाइनेंशियल। इस शुरुआत जहाँ से हो रही है ना, वहाँ से शुरू हो जाओ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेस से, बिल्कुल ठीक है। Mr. A is a team member of the auditor of There and Here Limited was of the view that evaluation of internal control of the company would help in identifying the areas where internal control is weak. Advice हम बोलेंगे हाँ सही है, weak साथ साथ excessive भी बता देता है, कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसे लाइन लिखा है, ऐसे क्वेश्चन कोई आएंगे एग्जाम। चलो अब बोलता है इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करके क्या करोगे? हमने कहा ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, ऊपर ही पढ़ लिया था, इंडिस्पेंसेबल पार्ट होता है, क्या करोगे? आओ अब क्या लिखा है यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर तुम लोग इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट नहीं करते तो जो ऑडिट प्रोग्राम होगा वो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम में बिकम अनविल्डी, वाइल्डी नहीं होता, अनविल्डी एंड अननेसेसरीली हैवी, बर्डनसम बन जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए इम्प्रैक्टिकल बन जाएगा, तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट बन जाएगा, तुम्हारे लिए बर्डनसम बन जाएगा, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत भारी हो जाएगा ऑडिट प्रोग्राम। अब अगर तुम इवेल्युएट नहीं करते, तुम अगर इवेल्युएशन नहीं करते तो दो चीज़ होगी, ऑडिट प्रोग्राम भारी बन जाएगा, बर्डनसम बन जाएगा, डिफ़िकल्ट बन जाएगा, इम्प्रैक्टिकल बन जाएगा, और दूसरा तुम्हारी जो ऑडिट है, नहीं बोलूँगा, दूसरा नहीं बोलूँगा, ये लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ, समझ में आया तो बताना। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट में बी ऑल टुगेदर लॉस इन द मास ऑफ एंट्रीज एंड वाउचर। समझ में आई तो बताओ ये वाली लाइन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट, कौन समझाएगा इसको? मनीष तो बस समझा, मनीष तो पहली बार पढ़ी है नहीं ना, नवलीन ठीक, सही समझिए। चलो अब मैं समझाता हूँ। बहुत शानदार लाइन लिखी, बहुत प्यारी लाइन, वो बहुत अच्छी लगती है लाइन, बहुत पसंद है मेरे को, आई लव दिस लाइन। चलो बेटा सुनो ध्यान से, क्या बोलता है इस लाइन के अंदर कि जब तुम लोग इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कर लेते हो तो तुम्हें पता पड़ जाता है कहाँ पर कंट्रोल वीक है, कहाँ पर कंट्रोल एडिक्वेट है, ये पता पड़ जाता है ना। तो उसके हिसाब से तुम लोग अपना पूरा ऑडिट प्रोसेस डिज़ाइन करते हो कि तुम्हें क्या क्या करना है, कहाँ ज़्यादा काम करना है वीक, और कहाँ कम काम करना है एडिक्वेट, है ना। वीक वाले में ज़्यादा काम करना है, एडिक्वेट वाले में कम ध्यान देना है।
कौन कौन से एरिया में ध्यान देना है, ये सब अपन को पता पड़ जाए। खैर कौन से एरिया में ध्यान देना है तो अपन को बताता है, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट बताता है, ठीक है। तो ये भी अपन को कुछ एरिया बता देता है कि जहाँ पर ध्यान ज़्यादा देना है क्योंकि कंट्रोल वीक है, तो वीक एडेक्वेट से अपन को पता पड़ जाता है ज़्यादा काम कम काम का करना है ना। अगर हम ये ना करें और हम बराबर काम करते ही रहे, सब जगह ही काम कर रहे हैं, हर चीज़ को ही चेक करते जा रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसे भी चेक कर रहे हैं, तो तुम सिर्फ खोकर रह जाओगे किसके अंदर, एंट्रीज और बाउंड्री को चेक करते ही रह जाओगे, ठीक है ना। तो तुम हो सकता है तुम्हारी ऑडिट टाइम पे कंप्लीट ना हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट एरिया रह जाए जिस पर ध्यान देना था वो एरिया रह जाए, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर अगर तुम्हें प्लानिंग करनी है, क्योंकि प्लानिंग में बनाया ना ऐसे एरिया बताता है जहाँ पर अपन को अटेंशन देना है, स्पेशल अटेंशन डिवोट करना है ना। तो प्लानिंग से अपन को पता पड़ता है कहाँ पर अपन को ध्यान से काम करना है। इसीलिए कह रहा है कि अगर तुम लोग प्लानिंग का ही पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना प्लानिंग का ही पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल को ढंग से इवेल्युएट करोगे ही नहीं, इवेल्युएट ही नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम भी डिफिकल्ट बन जाएगा, पहली बात, ठीक है। वो अचीव करने में तुम्हें दिक्कत आएगी, और जो तुम्हारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वो खोकर रह जाएगा किसमें, मास ऑफ एंट्रीज एंड वाउचर, एंट्रीज और वाउचर्स के अंदर खोकर रह जाएगा, ठीक है। एंट्रीज और वाउचर के भंडार में कहीं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव खोकर रह जाएगा, मतलब ये कि तुम उसमें ही लगे पड़े रहोगे और हो सकता है इंपॉर्टेंट एरिया छोड़ दो, टाइम पे कंप्लीट ना करो, ये प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम आए, ऐसे कई दिक्कत आ सकती है। कॉस्ट और बेनिफिट में बैलेंस ना हो, है ना, बैलेंस हैज़ टू बी स्ट्रक बिटवीन कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, है ना। तो कई चीज़ों में तुम्हें दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। चलो समझ गए बात। तो हमने देखा अगर हम इवेल्युएट नहीं करते तो प्रोग्राम बन जाएगा इम्प्रैक्टिकल और डिफ़िकल्ट, और ऑडिट हो जाएगी। ऑडिट हमारा, ऑडिट का जो ऑब्जेक्ट है, लॉस्ट इन द मास ऑफ एंट्रीज एंड बाउंचर्स में खो जाएगा। प्रोग्राम इम्प्रैक्टिकल या डिफ़िकल्ट बन जाएगा और ऑडिट जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएंगे हम, ठीक है। चलो ये हो गई बात। अभी अपन को एक बात बता रहा है यहाँ पर कि हो सकता है इंटरनल कंट्रोल हो सकता है इंटरनल कंट्रोल हो, लेकिन क्या ना हो, प्रॉपर फॉलो ना हो। तो उस केस में ऑडिटर ये बिलीव कर लेगा, उस सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर ये बिलीव कर लेगा कि जो सिस्टम है वो ऑपरेशन में है, जबकि रियल में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है, प्रोग्राम बनाने की बात कर रहा था, सिस्टम को इवेल्युएट करने की बात कर रहा था, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इवेल्युएट नहीं करोगे तो प्रोग्राम डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव खो दोगे तुम लोग। और ये बोल रहा है अब कभी कभी ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ कि कोई कंट्रोल है लेकिन क्या नहीं है, प्रॉपर फॉलोअप नहीं है। इस सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर को लगेगा कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है मगर रियल में ना हो, ठीक है। बस ये इतनी सी बात बोली है। कंट्रोल है तो फॉलोअप भी होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल है और फॉलोअप नहीं हो रहा तो हो सकता है कंट्रोल ऑपरेट ना हो और ऑडिटर क्या मान ले, वो हो रहा है ऑपरेट, ठीक है। यानी सिंपल सी भाषा में ये कह रहा है कि कंट्रोल होने पर प्रॉपर फॉलोअप भी होना चाहिए। यानी कि इस लाइन में समझाना चाह रहा है तुम्हें कि ऑडिटर जो है वो फॉलोअप पे भी ध्यान दे, वो सिर्फ ये ना देख ले कंट्रोल है चल रहा है बस ये देख के फ्री, वो देखे कि बराबर फॉलोअप हो रहा है नहीं हो रहा, मैनेजमेंट फॉलोअप लेता है नहीं लेता कंट्रोल पे, ठीक है। यानी मॉनिटरिंग है, यानी ये सिंपल सी भाषा, फॉलोअप मतलब मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंट्रोल बनाकर मॉनिटरिंग नहीं किया तो कंट्रोल कोई मतलब नहीं रह जाता। मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक करो एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल परफॉर्मेंस, दोनों को कंपेयर करो, कुछ फ़र्क तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलो तो इस लाइन में समझ में आया क्या बोला, 2 लाइन पढ़ी। अगर हम हम इवेल्युएट ना करें तो प्रोग्राम क्या बन जाएगा, इम्प्रैक्टिकल डिफिकल्ट बन जाएगा, अनवेरिटी बन जाएगा, ठीक है, अननेसेसरी हैवी बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव हमारा ऑडिट का खो देंगे अपन लॉस, ठीक है, इतना मास हो। ऐसे ही कह रहा है कि अगर मानो सिस्टम इंस्टॉल है और फॉलोअप नहीं है तो फॉलोअप देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फॉलोअप अगर नहीं है तो तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हें ऑडिटर को ऐसा लगेगा कि कंट्रोल तो ऑपरेट हो रहा है
ऑर्डर ये बिलीव कर लेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, लेकिन रियल में नहीं है, ठीक है। इन रियलिटी मे वर्ड यूज करना, मे नॉट बी ऑपरेट, ऑल टुगेदर ऑपरेट, ठीक है। अब यहाँ पर बेनिफिट बताना है, ही विल ऑल्सो बी इन पोजिशन टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द मैनेजर। अगर तुम इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करोगे तो तुम्हें क्या पता पड़ेगा, तो तुम इसको किसके नोटिस में ला सकते हो, तुम्हें वीकनेस पता पड़ जाएगी, कुछ होगी तो तुम्हें पता पड़ जाएगी, तो तुम मैनेजमेंट को बता सकते हो, ठीक है। और साथ में तुम क्या प्रूफ दे सकते हो, सजेस्ट मेजर फॉर, ये मैंने ऊपर ही पढ़ लिया था, वीकनेस पता पड़ती है, वीक तो नहीं है, इफेक्ट ज़्यादा, वो वीक और ज़्यादा एक्सेसिव तो नहीं है, ठीक है, तो वीक तो नहीं है, एक्सेसिव तो नहीं है, क्या सब सजेशन दे सकते हैं क्या उसको इम्प्रूव करने का, ये मैंने ऊपर ही पढ़ लिया, क्या बार बार एक ही चीज़ पढ़, इसलिए टेक्निक लगाया इसमें, ठीक है। बस याद रखना बेनिफिट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे अगर मान लो इंटरनल कंट्रोल वीक है तो क्या, हमने कहा तो हम ज़्यादा ऑडिट करेंगे, ठीक है, हम एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म कर लेंगे, हम चेकिंग बढ़ा देंगे, लार्जर एक्सटर्नल चेकिंग कर लेंगे, है ना। याद है कहीं पढ़ के आया अभी इसी चैप्टर में पढ़े, चेकिंग और टेस्टिंग, टेस्टिंग लार्जर सैंपल और चेकिंग, टेस्टिंग लार्जर सैंपल और चेकिंग इंक्रीज एरिया ऑफ चेकिंग। 26 आ जाएंगे भी यहाँ पर, हाँ सही कह रहे हो, इंक्लूड करेंगे अपन एक्सपीरियंस लोगों। तो सिंपल सी बात है, अगर ये वीक निकला तो अपन अपना वो चेकिंग बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे एरिया ऑफ चेकिंग को, ठीक है। तो वही बात बोल रहे हैं कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक निकला तो ऑडिटर चूज कर सकता है, माइट चूज कर सकता है क्या, ऑडिट प्रोसीजर और टेस्ट, अदरवाइज माइट नॉट बी, ऐसा टेस्ट भी तुम कर सकते हो, ऐसा प्रोसीजर भी तुम परफॉर्म कर सकते हो जिसकी जरूरत नहीं थी, मगर वो पर इसलिए रही है क्योंकि वीक है, ठीक है। ग्लूकोज की बोतल चलाने की जरूरत नहीं थी, खाने पीने से ही अच्छी एनर्जी आ जाती, मगर क्या करें, खा पी नहीं रहा भाई मेरा, और पड़ गया बिल्कुल वीक है, अब क्या चलानी पड़ेगी, ग्लूकोज की बोतल चलानी पड़ेगी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वीक है, या फिर एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ जाए, एडिशनल टेस्ट, या फिर एक्सटेंड करना पड़ जाए। अरे एक्सटेंड करने का मतलब वही होता है इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज द एरिया ऑफ चेकिंग, एरिया ऑफ चेकिंग को इंक्रीज करना, या टेस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को टेस्ट करना, वही है, ठीक है। एक्सटेंड सर्टेन टेस्ट टू कवर, लिख दोगे ना बेटा तुम लोग, कंट्रोल वीक होगा तो क्या करेंगे, ऊपर के 2 पॉइंट लेना, टेस्टिंग और चेकिंग वाले, ठीक है। लार्जर सैंपल को टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्टिंग लार्जर सैंपल, और चेकिंग इंक्रीज एरिया ऑफ चेकिंग, 2 वहाँ से, तीसरा मत लेना, ठीक है। हाँ, फ्लो में कुछ भी बढ़े जा रहे हो तो 2 पॉइंट वहाँ से लेना, साथ में ऐसे ऑडिट प्रोसेस जिसकी रिक्वायर्ड नहीं है, हो सकता है वो भी परफॉर्म करने पड़ जाए, ऑडिटर चूज कर सकता है, ठीक है। और मैं परफॉर्म एडिशनल टेस्ट, ठीक। तो ये समझ लो तुम लोग, ऑल्टरनेट टेस्ट और एडिशनल टेस्ट, ऑल्टरनेट प्रोसेसर और एडिशनल प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट और एडिशनल, ठीक है। ऐसे प्रोसेसर जो रिक्वायर्ड नहीं थे, ठीक है, और ऐसे प्रोसेसर जो एडिशनल प्रोसेसर परफॉर्म कर। तो जो टॉपिक अपन यहाँ पढ़े ऊपर, ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट करना, इसमें अपन 3 बातें पढ़े। अगर हम इवेल्युएट नहीं करेंगे तो प्रोग्राम बन जाएगा अनविल्डी, अननेसेसरीली हैवी, बर्डनसम बन जाएगा, डिफिकल्ट बन जाएगा, ठीक है। और ऑडिट का ऑब्जेक्ट जो है वो लॉस कर देंगे इन द मास ऑफ एंट्रीज एंड वाउचर, इसमें खो देंगे अपन। साथ में क्या होता है कि इवेल्युएट करने में एक चीज़ का ध्यान रखना, वो है फॉलोअप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फॉलोअप नहीं है, कंट्रोल तो है, फॉलोअप नहीं है। तो ऑर्डर को लगेगा कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है, मगर रियलिटी में मे नॉट ऑपरेट, ठीक है। उसके बाद 2 बात पढ़ी ऊपर कि फॉर्मुलेट करना, प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करने के लिए ज़रूरी है, और फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात बोलता है कि अगर वीक हो तो क्या होगा, ऑल्टरनेट, एडिशनल और टेस्टिंग और चेकिंग, 4 चीज़, ऑल्टरनेट, एडिशनल, टेस्टिंग, चेकिंग। ऑल्टरनेट मतलब नॉट रिक्वायर्ड प्रोसेसर परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इवेल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड्स,
अब आता है हमारा 6 के अंदर नया टॉपिक 6.2। ये तो बीच में एक से टॉपिक डाल देता विदाउट पॉइंट, बिना किसी पॉइंट के। तुमने कब से कह रहे ना इवेल्यूएट करो इवेल्यूएट करो इवेल्यूएट करो, तो तुमने कहा कैसे करे, तो तुम्हें इवेल्यूएट करना सिखाएंगे। ये रहे मेथड, इससे करो इवेल्यूएट। ये 4 मेथड फॉलो करो। पढ़े? टाइम हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ लेते ना, कल क्या होगा खत्म हो जाए। एक पेज कर लेते, एक पेज ये वाला पेज पढ़ लेते बस, ये नरेटिव तक पढ़ लेते। अरे इसमें तो मस्ती कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। इसमें क्या बोल रहा है, पहली स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ द कंट्रोल एंड प्रोसेस लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। सबसे पहले तो देखो मैनेजमेंट ने कौन कौन से प्रोसेस लिख रखे हैं। कंट्रोल बनाएगा ना मैनेजमेंट, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, वहाँ पर वो नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम तो ये देख लो मैनेजमेंट ने क्या क्या प्रोसेस लिख रखे। अरे कंट्रोल क्या होता है, पॉलिसीज एंड यही तो होता है। अरे इंटरनल और सिस्टम, सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, पॉलिसी प्रोसीजर। ठीक है, पॉलिसी प्रोसीजर बनाना ही सिस्टम बनाना होता है, बताया ना। तो ये देख लो सबसे पहला काम डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसेस लेड डाउन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जो प्रोसेस बनाया उसको डिटर्मिन कर लो, उसको देख लो। कैसे देखे भाई, बाय रीडिंग कंपनी मैनुअल पढ़ लो, कंपनी के मैनुअल्स पढ़ लो, उसमें पता पड़ जाएगा कौन कौन से कंट्रोल है। स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड फ्लो चार्ट एंड बाय मेकिंग सुइटेबल इंक्वायरी। फ्लो चार्ट देख लो, फ्लो चार्ट ये काम ऐसे होगा, ये यहाँ जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आएगी। याद है तुम्हें फ्लो चार्ट बताया था मैंने, उसका क्या बोलते हैं, परचेज का। फिर भी बताऊंगा। अरे परचेज डिपार्टमेंट इसको पहले वो देता है, ऑर्डर देगा टेंडर के लिए, फिर टेंडर भेजा जाएगा, फिर परचेज डिपार्टमेंट ऑथोराइज करेगा। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है रिक्विजिशन कि माल ख़त्म हो गया, तभी परचेज वाला ऑर्डर करता है। माल आता है स्टोर में है, बिल जाता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, स्टोर वाला अकाउंटिंग वाले को बोलते हैं हाँ इतना ही माल आया मेरे पास देख ले। अकाउंटिंग वाला चेक करता है इतना पेमेंट किया, उतना ही माल आया कि नहीं आया। ये फ्लो चार्ट बना हुआ होता है, इसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखे ना सबने फ्लो चार्ट, जितने बच्चे बैठे हुए यहाँ पर कॉस्टिंग के अंदर दिखाया था फ्लो चार्ट परचेज का। तो कंपनी के मैनुअल्स पढ़ लो, ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स एंड बाय मेकिंग सुइटेबल इंक्वायरीज। ठीक है, पहले तो ये काम कर लो तुम लोग, ऐसे बोलता है। ठीक, उसके बाद ऑल्टर में असर्टेन द कैरेक्टर स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। बकवास करना चाहिए। ऑल्टर मस्ट आज, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी की बात है हो रही है यहाँ पर, इंक्वायरी की बात पढ़ेंगे फिर अपन यहाँ पर। ये अलग अलग तरह से अपन लोगों को करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे, ये मेथड होता है इवेल्यूएट करने का। तो सबसे पहले यहाँ बोलता है इंक्वायरी हमेशा ऐसे किससे करनी चाहिए, सही पर्सन होना चाहिए, और क्वेश्चन भी जो पूछो वो सही होना चाहिए। कुछ भी उड़पड़ान पूछ रहे हो, बकवास करने बैठ गए उसके साथ, ले चल आजा बैठते अपन चाय वाय पीते। ठीक है, और फोकट की पढ़ाई कर रहे हो, नहीं। राइट पीपल राइट क्वेश्चन, राइट पर्सन से राइट क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, आस्क द राइट पीपल द राइट क्वेश्चन। It would be better if he make written notes of the relevant information and procedure contained in the manual or inquiry। अब तुमने ये कहता है, देखो अभी तक अपन ने जो बातें पढ़ी ना उसको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, 3 टुकड़ों में बता देता हूँ, 3 पार्ट। पहला ये कहता है सबसे पहला काम पता है क्या है, डिटरमिन कर लो कंपनी के प्रोसेस लेट डाउन बाई मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जो प्रोसेस लेट डाउन किए उसे डिटरमिन कर लो। जैसे कंपनी का मैनुअल पढ़ लो, रीड कर लो, फ्लो चार्ट है, मैनुअल से इंक्वायरी कर लो। ठीक है, तो कंपनी के मैनुअल्स वगैरह पढ़ लो और कुछ लोगों की इंक्वायरी कर लो। पहले तो ये बोला, फिर अपन को बोलता है दूसरे पार्ट में कि जो इंक्वायरी करना है वो राइट पर्सन से राइट पीपल से राइट क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो आस्क राइट क्वेश्चन टू राइट पीपल। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है हाँ ये 2 काम जो तुमने किए इसके नोट्स बना लो। मैनुअल चेक किया, ठीक है, और इंक्वायरी करी, इनके नोट्स बना लो। तुम्हारे उसमें हिसाब से लिख लो इसको, ताकि तुम्हें याद रहे, तुम्हें देखना हो तुम देख सको उसको। ठीक, आज के लिए इतने बाबा टेक केयर, हमारा